डॉक्टर साहब, अभी जयपुर में जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं और जयपुर में जो पत्रकार लोग हैं, भले ही मीडिया, ये लोकल मीडिया या जो प्रदेश का मीडिया इस बात को नहीं दिखाए, लेकिन जो राजनीति की अध्ययन करते हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, तो जयपुर में विशेषकर अभी एक बात बहुत गर्म है कि भारत आदिवासी पार्टी को अब तक टीएसपी की पार्टी बताया जाता था कि टीएसपी सेक्टर की पार्टी है। अभी जो उपचुनाव हुए पंचायती राज के, जिसमें जिला परिषद की एक सीट कुंभलगढ़ की ली थी राजसमंद जिले से, उसमें भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया और ग्रोथ करके राजनीतिज्ञों को सोचने को मजबूर कर दिया। तो ऐसा क्या मतलब मुझे एक बार उस रिजल्ट के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी जो आपने बात की कि सबसे पहली बात की भारत आदिवासी पार्टी को केवल शेड्यूल एरिया की पार्टी माना जाता है। कहीं ना कहीं ये भ्रम भी पैदा किया गया है लोगों के मध्य कि नाम को लेकर कि भारत आदिवासी पार्टी विशेष तौर पे पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया के लिए ही है, शेड्यूल एरिया के बाहर उठाता हूँ। आप 30 साल का आपका राजनीतिक कैरियर है और 30 साल पहले जो बाप दादाओं से कुंभलगढ़ में 80% जमीन भीलों की थी, उसको इन पिछले 30 सालों में कौन खा गया, उसके बारे में कि क्या उसको बिना खा गया। आज कुंभलगढ़ में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले 80% जमीनें भीलों के नाम थी। आज वहाँ 10% महज, शायद बमुश्किल 10% भीलों के पास जमीन बची हुई। उस जमीन को कौन खा गया, इसका विधायक जी जवाब कब देंगे। उस जमीन को कौन खा गया, भीलों की जमीन को कौन खा गया। आप आरक्षण की तो बात कर रहे हो, वो तो 50 साल का। मैं कह रहा हूँ कि सदियों से जो 500 रुपए के स्टाम्प पे नोटरी एफिडेविट करवा के उनको दे सकता हूँ कि आप भाजपा से किसी जन्म जाए भील को टिकट दें, डॉक्टर राम मीणा उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी 4 साल आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। अभी इस पंचायती राज चुनाव में भी उन्होंने कहा कि नीचे से कड़ी है, वार्ड पर से लेकर प्रधानमंत्री तक एक विचारधारा है। लोगों ने आपकी बात नहीं मानी। मैं तो केवल कुंभलगढ़ की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कुंभलगढ़, खमनोर, देलवाड़ा, नाथद्वारा, राजसमंद, चारभुजा का जो हिस्सा है जहां हमारा आदिवासी बहुल 50% से ज्यादा है, उस पूरे क्षेत्र को आप शेड्यूल एरिया में शामिल करवा दीजिए, टीएसपी में शामिल करवा दीजिए। डॉक्टर राम मीणा स्थायी तौर पर कुंभलगढ़ की राजनीति से संन्यास, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अगर उन्होंने करवा दिया तो डॉक्टर साहब, मैं कुंभलगढ़ की राजनीति से संन्यास, इस बात को एफिडेविट नोटरी करके दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा मूवमेंट राजनीति। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। अरावली टाइम्स पॉडकास्ट पे आप लोगों का स्वागत है। शख्सियत गुरु में आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने राजस्थान की राजनीति, विशेषकर जयपुर में अभी चर्चा गर्म कर दी है और चर्चाएं क्या गर्म हुई है उसके भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपका, हमारे जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देता हूँ। हमारे मेहमान है डॉक्टर राम मीणा जी। तो डॉक्टर साहब, हमारा आपके चैनल, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और हमारा ये मतलब हमने कर रखा है कि हम खुद ना परिचय लेके अगले से ही परिचय तय करते हैं। तो आप एक बार छोटा सा आपका जो परिचय है वो बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल अरावली टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूँ, जोहार मेरी ओर से। आपके तमाम दर्शकों को मेरे ओर से जोहार करता हूँ। मैं डॉक्टर राम मीणा, मैं वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी कुंभलगढ़ से विधायक प्रत्याशी रहा हूँ और सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट में पिछले करीब 1.5 दशक से लगातार इस पूरे मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ। ये मेरा बुनियादी परिचय है। मैं पेशे से बतौर डॉक्टर हूँ और साथ ही मैं कहूँ तो मैं बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। वो तो हमें देखने को भी, और जो दर्शक है उनको भी देखने को मिलता है। तो डॉक्टर साहब, अभी जयपुर में जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं और जयपुर में जो पत्रकार लोग हैं, भले ही मीडिया, ये लोकल मीडिया या जो प्रदेश का मीडिया इस बात को नहीं दिखाए, लेकिन जो राजनीति की अध्ययन करते हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, तो जयपुर में विशेषकर अभी एक बात बहुत गर्म है कि भारत आदिवासी पार्टी को अब तक टीएसपी की पार्टी बताया जाता था कि टीएसपी सेक्टर की पार्टी है। अभी जो उपचुनाव हुए पंचायती राज के, जिसमें जिला परिषद की एक सीट कुंभलगढ़ की ली थी राजसमंद जिले से, उसमें भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया और ग्रोथ करके राजनीतिज्ञों को सोचने को मजबूर कर दिया। तो ऐसा क्या मतलब मुझे एक बार उस रिजल्ट के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी जो आपने बात की कि सबसे पहली बात की भारत आदिवासी पार्टी को केवल शेड्यूल एरिया की पार्टी माना जाता है। कहीं ना कहीं ये भ्रम भी पैदा किया गया है लोगों के मध्य कि नाम को लेकर कि भारत आदिवासी पार्टी विशेष तौर पे पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया के लिए ही है, शेड्यूल एरिया के बाहर उसका कोई महत्व नहीं है।
या पर्टिकुलर केवल ट्राइब्स तक ही सीमित रहती है। ट्राइब्स में भी पर्टिकुलर अगर कहें तो हम उसको दूसरे राजनीतिक दलों ने ये कोशिश की गई है कि उसको केवल बिलों तक सीमित कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल जिनकी जड़ें हैं उनका ये प्रयास रहा कि इनको बिलों तक सीमित किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर वैचारिकता की बात करें तो वो वैचारिकता हर उस शोषित गरीब तबके को शामिल करती है, हर उस वंचित वर्ग को शामिल करती है जिसका लंबे समय से किसी न किसी वजह से शोषण है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेड्यूल एरिया तक, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में टीएसपी के नाम से लोग जानते हैं, वहाँ तक सीमित है। रही बात पिछले दिनों जिला परिषद जो पंचायती राज के उपचुनाव हुए उसमें जिला परिषद राजसमंद की वार्ड क्रमांक 1 जो कि मेरे कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का उसमें इलाका आता है, उसके उपचुनाव के दौरान जो आपने कहा परिणाम विश्लेषण की बात, तो मैं कह सकता हूं कि हमने चुनाव पूरी तरह सरकार के विरुद्ध लड़ा। इस चुनाव में आप देख सकते हैं कि एक साधारण से कार्यकर्ता, हमारी पार्टी ने कुंभलगढ़ क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव से काम करना शुरू किया और महज 1.5 साल में आप ये देख सकते हैं कि इस उपचुनाव में कुछ मात्र वोटों से, और जब सरकार के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं तो आप ये मान के चलें कि पूरी सरकारी मशीनरी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो जिस चुनाव में एक छोटे से मतलब पंचायती राज के उपचुनाव जिसमें आप ये देखेंगे कि एक सांसद को मैदान में उतरना पड़े, शायद आपको मतलब राजसमंद से सांसद महिमा कंवर जी मेवाल हैं और ये कहा है पूरे एरिया में, कहा जाता है कि जब उन्होंने खुद का लोकसभा चुनाव लड़ा तो खुद के लिए वोट मांगने वो कभी कुंभलगढ़ नहीं गई। अच्छा। और एक जिला परिषद के छोटे से उपचुनाव के लिए वोट मांगने अगर उनको जाना पड़े तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें किस आधार पर वहाँ पे स्थानीय लोगों के बीच में स्थापित की। और विधायक पूरे चुनाव के दौरान मतलब लोगों का ये कहना था कि खुद के चुनाव में इतना नहीं दौड़ते जितना, या मतलब ये बदलाव भी देखा गया। वहाँ के कहना है कि उनका 30-32 साल की राजनीतिक कैरियर विधायक जी का, माननीय सुरेंद्र सिंह जी का कहा जाता है, लेकिन 32 साल में पिछले 2 साल ऐसे हुए हैं कि जब विधायक जी ने उस क्षेत्र में अपना जन्मदिन मनाना शुरू किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये मतलब आप 30 की उम्र में आपने राजनीति शुरू की और 60 के प्लस होने के बाद आपको अपना जन्मदिन अपने लोगों के बीच मनाना याद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी का बतौर विपक्ष एक मजबूत उपस्थिति, मैं यहाँ बतौर विपक्ष इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी बहुत कम वोटों के साथ हम तीसरे स्थान पर थे और आज तक दोनों राष्ट्रीय पार्टियां वहां पर एक दूसरे के विपक्ष में रही। तो सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगा, लेकिन हमारे कुंभलगढ़ क्षेत्र की मैं बात करूँ तो पिछले 2 साल करीब 2 साल होने को आए, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। और ऐसे में हर एक छोटे बड़े मुद्दे पर भारत आदिवासी पार्टी ने बतौर मजबूत विपक्ष की भूमिका कुंभलगढ़ में की है और जो लगातार जी डॉक्टर साहब, पर वो उसी पे आ रहे थे, चुनाव विश्लेषण कर रहे थे अपन। एमएलए और सांसद उतरे, केंद्र की सरकार है, स्टेट की सरकार है, लोकल है जो पंचायती राज में इनमें भी इनके जो पावर में है, उसके बावजूद पूरा सिस्टम लगा और भारत आदिवासी पार्टी मामूली से कोई 300 वोटों के अंतराल से हारी। और कांग्रेस के लिए ज़्यादातर जो राजनीतिक तहलका जो मचा हुआ है वो इस बात को लेकर है कि कांग्रेस को जनरल वाली सीट पे भारत आदिवासी पार्टी ने तीसरे नंबर पे धकेल दिया। और बड़ी बात है कि जीत हार मतलब बीजेपी और बीएपी फर्स्ट और सेकंड का गैप है जो वो बहुत कम है और सेकंड और थर्ड का गैप बहुत ज्यादा है। तो ये क्या था इस चुनाव के शुरू में, मतलब एक मैं आपको छोटी सी बात कहूँ कि विधायक जी ने जन्मदिन पर एक बात कही कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई हो रही है भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस। वो वीडियो भी चल रहा है, वो वीडियो काफी वायरल हुआ। लेकिन इस चुनाव का रिजल्ट को जब आप विश्लेषण करते हैं तो लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की थी नहीं, लड़ाई तो भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच में जीत को लेकर थी। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सरकार के विरुद्ध चुनाव लड़कर भी हम इतने महज बहुत कम अंतर से आ रहे हैं और आप जानते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी के पास संसाधन नहीं है। सच में देखा जाए तो हमारे पास इस चुनाव के दौरान हमारे पास झंडे और दुपट्टे तक पार्टी के पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थे, उसके दम पर हमने चुनाव लड़ा, फिर भी बहुत कम अंतर रहा। तो मैं इस अंतर को हार के तौर पर स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और मानता हूँ कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी अगर कोई कमी रही तो उसको हम दुरुस्त करके
और कांग्रेस की बात जब आपने की कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत बड़ा जीत का अंतर रहा, तो मैंने कहा ना कि कांग्रेस विलुप्त होने की स्थिति में है। इस पूरे अगर अंचल की बात की जाए तो भी कांग्रेस विलुप्त होने की स्थिति में, और विशेष तौर पर कुंभलगढ़ में पिछले इतने सालों तक कांग्रेस इसलिए जीवित थी क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। अगर कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में बैठे, अगर मैं बात करूँ भाजपा के साथ अगर नहीं है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो कांग्रेस के अलावा खड़ा दे। तो वो मजबूत विकल्प अब भारतीय जनता पार्टी बन के उभरा है, और इसीलिए कांग्रेस आप देखेंगे अगले कुछ चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह से आउट होती हुई नजर आएगी। नहीं, ये तो आप चुनाव प्रचार का जो हम देखते हैं उसमें जो बीजेपी के विधायक हैं वो ना कांग्रेस पे कोई बात करते हैं और बीजेपी पे भी कोई बात नहीं करते। मतलब वो एक प्रकार से राम मीणा पे हमलावर है। उन्होंने आप पे पर्सनल 2-3 आरोप लगाए, मैं उनकी ही बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने पहला आरोप तो ये लगाया कि राम मीणा जो है बाहरी है, और दूसरा ये कहा उन्होंने कि ये है जो बीलों के आरक्षण को खा रहे हैं मीणा। तो दो बात की उन्होंने। एक बात तो ये की कि बाहरी आउटसाइडर है, दूसरी बात ये कही कि भील बनाम मीणा करने की कोशिश की। इस पे आपका क्या है? देखो, मैं दोनों बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे हम। पहला बिंदु जो आपने कहा कि डॉक्टर राम मीणा बाहर है, तो शायद ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी इस बात को बखूबी जानते हैं कि डॉक्टर राम मीणा कितना बाहरी और कितना अंदर। मैं इस चीज को छुपाता नहीं हूँ। मेरा जन्म दौसा जिले में हुआ, मेरा बचपन दौसा जिले में, मेरी स्कूली शिक्षा दौसा में हुई। लेकिन 28 जुलाई 2003 मेवाड़ की धरती पर मेरा पहला कदम था, और आज 2025 में करीब 22 साल मुझे मेवाड़ में, मतलब मैं जब 17 वर्ष की उम्र में था, और मैं इस चीज को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं व्यस्त मेवाड़ में आकर हुआ। मेरा बचपन जरूर दौसा में निकला, लेकिन मैं कानूनी रूप से व्यस्त मेवाड़ में आकर हुआ, और 22 साल की लंबी अवधि मैंने मेवाड़ के बीच में मेवाड़ के लोगों की सेवा में दी। और जहाँ तक कुंभलगढ़ की बात कर रहे हैं, तो एक क्या है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय विधायक जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जा रही है। अभी साल पहले जब चुनाव थे तब वो कह रहे थे कि पिछले 15 साल से मैं खुद देख रहा हूँ डॉक्टर राम मीणा को यहाँ पर काम करते हुए। अच्छा। क्योंकि तब कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि ठीक है, आए हैं, चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा बहुत उन्हें कांग्रेस और मतलब कांग्रेस के वोट कर जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। उनको ये नहीं था कि हम वहाँ राजनीतिक रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर हम काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं, लेकिन टाइम पास कर रहे हैं। तो ये इस पूरे चुनावी परिदृश्य में उन्होंने पहले ये कहा कि 15 साल से वो खुद देख रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि बाहर है। फिर भी मैं माननीय विधायक जी को एक प्रमाण के तौर पर कह सकता हूँ कि मैं कुंभलगढ़ में कितना बाहरी हूँ। कुंभलगढ़ में बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हुई, और आज, और वो माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी के हाथों हुई। लेकिन कभी अगर आप वापस जाएं उस प्रतिमा पे जो पत्थर लगा है, स्थापना के समय का जो पत्थर लगा है, उसमें एक नाम सुरेंद्र सिंह जी का है, तो एक नाम डॉक्टर राम मीणा का है, जो आज से करीब 1 दशक पुरानी प्रतिमा है। बात बताई आपने। और 1 दशक तो ये प्रमाण है जो पत्थरों पे लिखा गया है, और कहते हैं कि विशेष तौर पर हम आदिवासियों का आधे से ज्यादा इतिहास या तो पत्थरों में मिलेगा या फिर मुंह बोली बातों में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि कुंभलगढ़ में 1 दशक पहले का एक पत्थर मेरे नाम को बोलता है कि मैं कुंभलगढ़ में, और उसके विधायक जी गवाह है, और विधायक जी खुद उस कार्यक्रम में। तो ये अपने आप में कि मैं कितना बाहरी हूँ कुंभलगढ़ के लिए 1 दशक से ज्यादा समय, तो प्रमाण के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि कुंभलगढ़ के लिए सामाजिक रूप से और वहाँ के लोगों के लिए मैं काम करता रहा है। ये वही दूसरी बात जो आपने कहा, मीणा बनाम भील की जो बात की, मीणा बनाम भील की जो बात की, तो एक बहुत विशेष तौर पर मैं इस बात को गंभीरता के साथ कहता हूँ कि आरक्षण खाने की बात जो आती है, ये फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो राज करो के सिद्धांत को काम करते हैं। और जब इन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं पूरी आदिवासी कौम धीरे धीरे एकता की ओर बढ़ रही है, और ये जो इस तरह के दुष्प्रचार इनके द्वारा बहुत पहले से जो किए जा रहे हैं, इन दुष्प्रचारों को समय के साथ इनको जवाब मिल रहा है, तो उन्होंने वापस उसी दुष्प्रचार को करने की फिर कोशिश की। इस क्षेत्र में मैं इस बात को थोड़ा सा इसलिए कि आपने कहा आरक्षण खा गए, मैं कुंभलगढ़ के प्रदेश की बात करता हूँ। आरक्षण अभी महज 50-60 सालों से लागू हुआ, और
ये मैं मानता हूँ कि 50-60 सालों से लागू हो सकता है, उसमें कुछ प्रतिशत भाग जो लाभ लेने वालों को, पहले डेवलप हो गए, जो पहले लोग बढ़ गए। शिक्षा से जुड़े हुए थे उन्होंने ज्यादा लाभ लिया है, इसमें कोई दौरा नहीं। तो मैं दूसरे ये परिप्रेक्ष्य में दो सवाल ये माननीय तो आपकी मैं बात को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसलिए, सॉरी इसलिए। ये बात तो आप मीणाओं में भी देख लो ना, जो मीणा एक पीढ़ी पहले बढ़ गए, वो अब जो मीणा आज बढ़ने की स्थिति में, उनमें भी वो तो वही हो रहा है। वो सभी जगह रहेगा। जो शिक्षा से दूसरों में पहले, भी है। जो शिक्षा से पहले जुड़ा है वो कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ उसको लिया है, और वो एक पीढ़ी आगे की प्रोग्रेस में, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन इस बात में जो मैं कुंभलगढ़ के प्रदेश में दो चीजों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता हूँ, और मैं माननीय विधायक जी से दो चीजों का जवाब चाहता हूँ। पहला है कि आरक्षण 50-60 साल में मिला, जो अभी सरकार से मिला, संवैधानिक दायरे में रहकर मिला, उसका लाभ में वितरण में हो सकता। इसको आप बार बार कहते हैं कि मीणा खा रहे, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूँ। आप 30 साल का आपका राजनीतिक कैरियर है, और 30 साल पहले जो बाप दादाओं से कुंभलगढ़ में 80% जमीन भीलों की थी, उसको इन पिछले 30 सालों में कौन खा गया, उसके बारे में कि क्या उसको मीणा खा गया। आज कुंभलगढ़ में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले 80% जमीनें भीलों के नाम थी। आज वहाँ 10% महज, शायद बमुश्किल 10% भीलों के पास जमीन बची हुई। उस जमीन को कौन खा गया, इसका विधायक जी जवाब कब देंगे। उस जमीन को कौन खा गया, भीलों की जमीन को कौन खा गया। आप आरक्षण की तो बात कर रहे हो, वो तो 50 साल का, मैं कह रहा हूँ कि सदियों से जो बाप दादा से मिली जमीन थी, उसको कौन खा गया, उसका तो जवाब दीजिए। और दूसरी बात, आरक्षण को मीणा खा गया। आरक्षण लेने के लिए शिक्षित होना और शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। क्या आपने 30 सालों में प्रयास किया कि कुंभलगढ़ क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से विकास किया जा सके? आपने कितना शिक्षा पर फोकस किया? 30 सालों का रिकॉर्ड बताइए कि आपने इतना शिक्षा पर फोकस किया। कितने कॉलेजेस खुले कुंभलगढ़ में पिछले 30 सालों में? मैं जानना चाहूँगा। मैं मुश्किल कुंभलगढ़ मुख्यालय में अभी पिछले 5 वर्षों पहले एक कॉलेज खुला। आप उस पहाड़ी इलाके से उम्मीद करते हैं कि वो मैदानी इलाके से कंपटीटिव, जहाँ हर 10-20 किलोमीटर पर कॉलेजेस थे, सरकार ने खोले, और वहाँ पहाड़ी इलाके में 50-60 किलोमीटर दूर तक कोई सरकारी कॉलेज नहीं, और फिर आप कहते हैं कि आरक्षण था। आपने कितने स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों के बारे में कभी बात की? आपने शिक्षा के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन आपको फूट डालो राज करो के तहत एक राजनीतिक मुद्दा देना है कि आरक्षण बिना खा रहे। ये आपका मूल समस्या है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं जो आपसे अगला क्वेश्चन, मैं आपके इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान आपकी विधानसभा में हम वीडियोस बना रहे थे, शूट कर रहे थे आपके पॉलिटिकल कार्यक्रमों को भी, कांग्रेस को भी वीडियो। उस दौरान मैंने किसी से, एक साथी से क्वेश्चन किया कि आप जो है बीएपी को क्यों वोट कर रहे हो। किसी ने कहा कि वो बीएपी का वोट करो। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 2 परिवारों की लड़ाई रही है, और पहली बार उस लड़ाई को किसी ने चैलेंज किया। तो क्या वो 2 परिवारों की लड़ाई है, क्या है? मतलब पिछले करीब 25 वर्षों के राजनीतिक कुंभलगढ़ की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भाजपा। कांग्रेस में पिछले 25 वर्षों से एक ही जगह राजनीतिक केंद्र रहा है, और भाजपा का पिछले 30 वर्षों से एक ही जगह राजनीतिक केंद्र रहा है। और 30 वर्षों में मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे घातक चीज होती है कि जब राजनीति किसी एक जगह पे केंद्रित हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है कि 30 वर्षों तक पूरे क्षेत्र में आपको कोई वैकल्पिक जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं हो। इसका मतलब आप एक व्यक्ति के भरोसे हो, लोकतंत्र के भरोसे हो। तो ये पिछले 30 वर्षों में 2 परिवारों की लड़ाई कही जाती है कि कांग्रेस में गणेश सिंह जी परमार, उनका परिवार है, अगर वो 3 बार 4 बार हार जाएंगे तो उनके बाद उनके बेटे को दिया जाएगा टिकट, और वो भी भले ही हार जाएंगे तो भी वो कहीं ना कहीं राजनीति उनके आसपास ही सीमित रह जाती है। और भाजपा, कुंभलगढ़ में भाजपा कहें तो सुरेंद्र सिंह जी कहें, या सुरेंद्र सिंह जी कहें तो भाजपा कहें, एक ही बात। भाजपा में कोई लोकतंत्र नहीं है, मतलब लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों में ये बहुत बड़ी समस्या थी कि 2 लोगों के अलावा विकल्प नहीं है। अब आपको जिनको चुनना है इसी में से चुनना। पहला चुनाव था, लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जिस महज 1.5 वर्ष में भारत आदिवासी पार्टी ने जिस तरीके से प्रोग्रेस की है, तो अगले चुनाव में उनको एक मजबूत विकल्प मिल रहा है और वो चुनने के लिए उत्सुक भी है। अब डॉक्टर साहब, मैं जो अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ वो थोड़ा व्यक्तिगत भी है, और देखो ये क्वेश्चन जनता के है मेरे लिए। ऐसे कहा जाता है कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो 2023 की विधानसभा चुनाव थे उसमें डॉक्टर राम मीणा ने बीजेपी से पैसे लिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि उसमें डॉक्टर राम मीणा ने कांग्रेस से पैसे लिए। तो दोनों से लिए थे, किसी एक से लिए थे?
ये बहुत बढ़िया सवाल आया आपने। मैं भी इस बात को लेकर कि सबसे बड़ी बात, मैंने भी पिछले कुछ दिनों मैं एक दो जगह वीडियो वगैरह में भी कुछ लोगों की इस तरह की बात सुनी थी। वो कह रहे हैं कि उनसे 15 लाख लिए और उनसे 10 लाख लिए। अच्छा। तो ओवरऑल मतलब ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस चीज़ को आपने इस बात को रखा बहुत अच्छा, ये जनता को जानने का हक की वास्तविकता है। सबसे पहली चीज मैं ये मानता हूँ कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की रुपयों की लेन देन हुई है और कुछ लोग इस बारे में प्रामाणिकता के साथ वीडियोज में बोल रहे हैं और या अन्य जगह बोल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। क्योंकि ये निष्पक्ष चुनाव में अगर अवैध रूप से रुपयों का लेन देन, चाहे वो डॉक्टर राम मीणा ने लिए हो, चाहे सुरेंद्र सिंह जी ने दिए हो, चाहे गणेश सिंह जी ने दिए हो, या किसी ने भी रुपयों का लेन देन किया है, इसका मतलब वो चुनाव पारदर्शी था ही नहीं। तो सबसे पहले चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग जिन भी वीडियोज में इस तरह की बात कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए। और उसके बाद चुनाव आयोग 2023 के विधानसभा चुनाव को रद्द करें, क्योंकि पारदर्शी चुनाव नहीं है, इसका मतलब चुनाव सही हो रहा है। तो रुपये किसी ने भी लिए और किसी को भी दिए, पहली बात तो ये है चुनाव ही अवैध है और अपराधी भी दोनों हैं। और दोनों अपराध पर वो चुनाव ही अवैध है, उस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, अगर भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने दिए हैं और कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा वालों ने दिए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे एक बात तो प्रतीत होती है कि कुंभलगढ़ की राजनीति सिर्फ पैसों के लेन देन पर ही चलती आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज तक वहां की राजनीति सिर्फ पैसों के लेन देन पर चलती आई है, जनता के कामों पर नहीं चलती। इसीलिए सिर्फ पैसों के लेन देन की बात हो रही है कि उन्होंने उनसे पैसे लिए, उन्होंने उनसे पैसे लिए। फिर भी माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी अभी सरकार में है और अगर इस तरह की बात है तो उनको सामने आना चाहिए, उनको बाकायदा इस बारे में क्लियर करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। मैं कहता हूँ कांग्रेस विपक्ष में है, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता पक्ष को घेरने का। उनको सामने आना चाहिए और उनको इस चुनाव में अगर अवैध रुपयों की लेन देन हुई है तो उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ताकि एक पारदर्शी लोकतंत्र की ओर बढ़ सके। वही बात मैं फिर कहता हूँ कि अगर किसी ने भी कांग्रेस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति ने मेरे नाम पर अगर कोई लेन देन किए, उसको सामने आना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं अगर वो सामने आते हैं, ताकि मैं चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर सकूं। मुझे भी पता लगे कि वास्तविकता हुई क्या। तो ये एक बहुत जरूरी बात है और जांच होनी भी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा, बाकी कोई कुछ भी कह सकता है, कहने तो किसी का मुंह नहीं है। एक मैंने वीडियो देखा है, उसमें सुरेंद्र सिंह जी जो विधायक है कुंडली के, वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर राम मीणा से बड़ा भी विदेशी हूँ। तो राम मीणा ज्यादा ही देसी है क्या सुरेंद्र सिंह जी ज्यादा देसी है? देखिए, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं उनसे बड़ा ही देसी हूँ, मैं सिर्फ कुछ तथ्यों पर बात करूँगा। सबसे बड़ी बात कि सुरेंद्र सिंह जी की उम्र मेरी जितनी उम्र है उतनी उम्र की राजनीतिक उम्र है, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और उनको पता है कि किस बात को बोलने से राजनीति में कहाँ प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो उन पॉइंट्स पर ही बात करते हैं जिससे वो वोट को घुमा सके, ध्रुवीकरण कर सके। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है कि कुंभलगढ़ की 30 साल की राजनीति, आपका 30 साल का सत्ता में रहने का और एक 2 साल राजनीतिक रूप से सक्रिय डॉक्टर राम मीणा से आपको इतनी चिंता की छोटी बड़ी बात में डॉक्टर राम मीणा था तो आना पड़ेगा। मतलब 2 साल का मेरा वहाँ राजनीतिक रूप से 2 साल का मेरा मैं कह सकता हूँ 2 साल से भी कम अवधि का समय। सामाजिक आंदोलनों का मैं हिस्सा पिछले 1 दशक से रहा हूँ, लेकिन तो आपने 30 साल में इसका मतलब कुछ नहीं किया कि आपकी जड़ें इतनी कमजोर है कि 2 साल एक व्यक्ति के मात्र होने से आपकी जड़ें हिल गई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ढील कैसी होने की, तो अभी पिछले कुछ समय मैंने भी कुछ वीडियोज में सुना कि डॉक्टर राम मीणा के लिए मतलब अपने आप को सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि वो इतने ढील देसी है और वही बात आती है कि भीलों के लिए वो भीलों के हक की लड़ाई वो लड़ेंगे। तो आप करीब 32 वर्ष उनको सक्रिय राजनीति जिसमें वो कहते हैं, ये 2 साल हटाओ तो 30 साल की राजनीति थी। जब 30 साल में कुंभलगढ़ के भील कभी सुरेंद्र सिंह जी को नजर नहीं आए। ये तो वहाँ की जनता को ये नहीं, मैं यही अगर 30 साल आपने उन भीलों के लिए काम किया है तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लोग कहें कि आप कितने बड़े भील देसी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप आरक्षण को लेकर बात करते हैं, बार बार कहते हैं मीणा उनका आरक्षण खा गया।
मैं एक चीज पर मैंने सुरेंद्र सिंह जी से कई मंचों पे भी हम हुए, उन मंचों पे भी मैंने बात रखी। मैंने पूरे पिछले चुनाव में मेरा जो प्रमुख मुद्दा था केवल भील समाज की बात है, इसको अगर आप देखें तो मैंने मांग की कि कुंभलगढ़ क्षेत्र और राजसमंद का काफी हिस्सा जो आदिवासी बाहुल्य है, जहाँ 50% से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, उसको शेड्यूल एरिया यानी हम बोलचाल की भाषा में टीएसपी में शामिल किया जाना चाहिए। ताकि सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ये जो कहते हैं कि मीणा आरक्षण खाते, जब वो एरिया अगर शेड्यूल एरिया में शामिल होगा तो नेचुरल सी बात है कि स्थानीय नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी, एकमात्र उनके लिए वो नौकरियां होंगी। ये मांग मैं करता हूं, जो खुद एक मीणा हूं और मीणा क्षेत्र से आप कहते हैं दौसा से मैं आया हूं। मैं एक मांग कर रहा हूं कि कुंभलगढ़ और राजसमंद क्षेत्र को शेड्यूल एरिया टीएसपी में शामिल होना चाहिए। इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और आप अपने आप को भील हितैषी होने का दावा कर रहे हो। पिछले 30 साल में आपने एक बार भी विधानसभा में अगर ये बात उठाई हो कि कुंभलगढ़ और चारभुजा खमनोर देवलवाड़ा का जो क्षेत्र जो आदिवासी बाहुल्य है वो टीएसपी में शामिल होना चाहिए, शेड्यूल एरिया में शामिल होना चाहिए, अगर ऐसा एक बार भी विधानसभा के पटल पर आपने बात उठाई हो तो मैं मान सकता हूँ कि सुरेंद्र सिंह जी वास्तव में भील हितैषी हैं, अन्यथा वो केवल बातें करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बातें हुई राजनीतिक बातें, कुछ सामाजिक बातें भी करते हैं। मैं देखता हूँ डॉक्टर राम मीणा सामाजिक जन आंदोलनों में बहुत पुराना चेहरा है। मतलब यहाँ तक हम देखते हैं कि 2018 का चाहे आरक्षण का मामला हो या उसके बाद में एट्रोसिटी एक्ट वाला मामला हो, ओबीसी के जो मूवमेंट्स है उसमें हो, और नॉट केवल कुंभलगढ़, आप उदयपुर में, आप पाली में, भीलवाड़ा में, यहाँ सब जगह से कहीं रहते हो, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, मैं अगर ये बात सामाजिक बात करूँ तो मैं अपने आप को राजनेता कभी मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति से निकला हुआ एक, जिसको विद्रोही कहा जा सकता है, मैं अपने आप में विद्रोही मानूं, व्यवस्था के बागी, मैं व्यवस्था के बागी अपने आप को। मैं इस मामले में एक चीज, जो एक मूवी है पान सिंह तोमर, आपने भी देखी हो, तो पान सिंह तोमर मूवी का कि वो उसमें उसको डकैत कहते हैं, तो पान की डकैत पान सिंह वो कहता है मैं डकैत नहीं हूँ, मैं बागी हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में इस व्यवस्था के बागी के तौर पर अपने आप को देखता हूँ, और मूल रूप से मूल स्वभाव मेरा वो है, राजनीति मेरा मूल स्वभाव नहीं है। मैं पिछले करीब 1.5 दशक से बहुजन आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ। मैं फूले साहू विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने बिरसा अम्बेडकर मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, फूले बिरसा अम्बेडकर मूवमेंट जो है उसको समग्र रूप से जिया है। और मैं केवल एक जाति विशेष वर्ग के लिए काम नहीं, बल्कि पूरा जो शोषित और वंचित तबका है, चाहे वो किसी भी आधार पर उसका शोषण हो, उसके लिए लंबे समय से मैंने काम किया है। और मैं उस विचारधारा से निकला हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये वर्ग जो है पूरा, मैं राजनीतिक रूप से मेरे अग्रजों मानव काशीराम को मानता हूँ। वो जो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी पर विश्वास करता हूँ, और कहीं ना कहीं उसी सिद्धांत पर मैं काम करता हूँ। तो ये पिछले 1.5 दशक से स्पेशली इस पूरे बेल्ट में सोशल एट्रोसिटीज बहुत बड़ी चुनौती रही है। दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने देना, दलित आदिवासियों को घोड़ी पर गंदोली नहीं निकालने देना, और ये इस तरह के जो व्यक्तिगत अत्याचार थे, भेदभाव, छुआछूत, सामाजिक जगह पर इस तरह के उत्पीड़न के लिए मैं पिछले करीब 1.5 दशक से ज़्यादा समय में एक मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी जितनी उम्र है, मेरी उम्र से ज़्यादा मैंने आंदोलन किया। और उन आंदोलनों में मेरे सभी आंदोलन जो कहीं ना कहीं शोषित, वंचित और गरीब तबके के लिए हैं। एकमात्र सिंगल आंदोलन अभी मैंने कहीं मेरे जीवन में एकमात्र विद्रोह या सिंगल आंदोलन खुद से जुड़े किसी काम के लिए कभी नहीं हुआ। ये मेरा कॉमन उस विचारधारा के लिए यही है कि जो सोसाइटी से लिया है उसको रिटर्न करना है। जी, रिटर्न। तो पे बैक टू सोसाइटी की बात हो रही थी, और डॉक्टर साहब ने बताया कि पे बैक टू सोसाइटी ने शुरू से सीखा परिवार से, इधर से, और उसी को लेकर सामाजिक जन आंदोलनों में आप सक्रिय रहे। तो डॉक्टर साहब, जब सामाजिक जन आंदोलनों में सक्रिय रहे थे, आदिवासी परिवार के साथ आपका कॉन्टैक्ट कहाँ से कैसे रहा? देखिए, आपने आज एक बहुत अच्छा सवाल ये किया कि शायद बहुत कम लोग इस बारे में भी जानते हैं कि आदिवासी परिवार से मेरा जुड़ाव क्या है। लेकिन मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज जिस जगह आप हम बैठकर, जिस कमरे में आप हम बैठकर बात कर रहे हैं, आदिवासी परिवार की स्थापना में इस कमरे का बहुत अहमियत है। जब आदिवासी परिवार नाम से इतना प्रचलित नहीं होकर विचारधारा को अंकुरित कर रहा था, उस दौर में आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्यों में से भवरलाल परमार दादा, जिनको आप सब आधुनिक बिरसा कहते हैं, और दूसरे साथी हमारे कांति भाई को, इस कमरे का
इस आदिवासी परिवार की विचारधाराओं की चर्चाओं को लेकर बहुत बड़ा योगदान रहा। घंटों बैठकर रात को 2-2 बजे तक मैं, दादा मौलाना परमार, बहुत दादा और हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। ये शब्द जो है ना आदिवासी परिवार, ये अपने आप में मुझे आज भी वो मतलब रात याद है जब हमने घंटों बैठकर एक सिर्फ एक लाइन बॉर्डरलेस, मतलब हमने आदिवासी परिवार की जो पहली विचारधारा पे जब लिखित में बात की थी, और अभी कुछ दिन पहले मेरे खुद के हाथों से टाइप किया हुआ वो लेटर निकला जिसको आदिवासी परिवार का पहला नियम बनाया गया कि ये गैर मतलब किसी एरिया या क्षेत्रवाद को लेकर नहीं होगा, ये पूरे समग्र आदिवासियों के लिए होगा, बॉर्डरलेस, उसको नॉन रिलीजियस कैटेगरी में लिया वो। तो आदिवासी परिवार से मेरा जुड़ाव ऑफिशियल रूप से आदिवासी परिवार की स्थापना से पहले से, व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा और कान दादा का मेरे साथ बहुत व्यक्तिगत जुड़ाव रहा। और बहुत मतलब कई बार कई मंचों से मैं कहता हूँ तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये बात विशेष तौर पर डॉक्टर साहब कहते हैं, लेकिन बात आती है इसलिए कहनी पड़ती है। इतना गंभीर जुड़ाव था हमारा। व्यक्तिगत बात करें तो मेरी वाइफ क्योंकि इस बिल प्रदेश की बेटी है और मैं इस बिल प्रदेश में बतौर दामाद या आप तो घर जमाई कह सकता हूँ, मैं घर जमाई हो गया पिछले तो भवर दादा और कान दादा मुझे उस दौर में भी बनवई कहते थे। जब मुझे भील भाषा का ये शब्द बनवई पूरी तरह समझ नहीं आता था तो मैंने गौर से उनसे पूछा कि बनवई का मतलब क्या है, बार बार मुझे कहते हो। तब उन्होंने कहा कि इसको बहनोई जो आपके होता है ना, बहनोई शब्द कहते हो कॉमन भाषा में, इसका मतलब बनवई है क्योंकि आपने भील प्रदेश की बेटी से शादी की है और मेरी वाइफ दामोद से है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इसलिए हम आपको बनवई कहते हैं। तो ये संबंध बहुत पुराना है और भील प्रदेश की मतलब आदिवासी परिवार की विचारधारा का एक छोटा सा हिस्सा शुरू से रहा। ये बहुत बढ़िया बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि शुरुआत में जब बीज अंकुरित हो गए थे उस दौर से आप, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कहते थे ना कि बाहर से है तो ये बातें भूल जाते हैं कि शुरुआती संघर्ष, तो आप उस संघर्ष में भी रहोगे जब मोटरसाइकिल 80-80 किलोमीटर बाइक से जा रहे हैं, बस नहीं शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ये बात मैं और दादा कांति दादा व्यक्तिगत रूप से इस बात पे हमने आदिवासी परिवार की विचारधारा के नाम पे छोटा सा कैडर है। पहली बार प्रतापगढ़ निकोर जगह, निकोर का एक जगह है, वहां पे हम तीनों मोटरसाइकिल से गए थे। मैं भवर दादा और कान दादा मोटरसाइकिल से, मैं यहाँ से सलुम्बर गया, वो डूंगरपुर से आसपुर होते हुए सलुम्बर आया, वहां से एक साथ प्रतापगढ़ गए। वहां हमारे एक साथी थे, उन्होंने वो छोटा सा उनके गांव में एक छोटा सा कैडर कैंप रखा और वो पहली बार भवर दादा ने आदिवासी परिवार की विचारधारा पे बात की। मैं क्योंकि शुरू से विद्रोही किस्म का रहा हूँ तो मैंने जातिगत उत्पीड़न और उस समय की जो तात्कालिक समस्याओं को लेकर बात की। और कांति दादा राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, उन्होंने वहाँ उस समय मुझे पहली बार वो अच्छे से याद है, तो वो नारायण जी हमारे साथी थे प्रतापगढ़ से जिन्होंने पहली बार हमें इन्वाइट किया था। तो ये पहला कार्यक्रम था जब ना आदिवासी परिवार का कभी बैनर लगा था, हम तीनों बतौर वक्ता थे, लेकिन विचारधारा आदिवासी परिवार को लेकर हम 80 किलोमीटर मतलब 80 किलोमीटर सलुम्बर से हम यहाँ से 80 किलोमीटर की जो बात है मोटरसाइकिल से गए। तो ऐसे कई दौरे रहे, दाहोद तक हम लोग गए हैं। अच्छा, अब मैं एक्चुअली बहुजन आंदोलन का हिस्सा रहा तो मैं पूरे मारवाड़ क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा था। तो इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहा तो कई बार हम इस तरह के आंदोलनों में जाते थे तो हर जगह व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो मैंने एक छोटा सा वो जो रिकॉर्डेड मतलब टेप रिकॉर्डर आता है, इसमें एक माइक अलग से आता है, वो आराम से 100-200 लोगों तक की आवाज़ कवर कर लेता है। तो मैंने वो खरीदा था कि मैं कभी कभी जाता हूँ। तो दाहोद एक हमने आदिवासी परिवार का छोटा कैडर कैंप था, तो मैं थोड़ा देरी से पहुंचा था वहाँ भी, क्योंकि व्यवस्था हमारे आदिवासी परिवार में शुरू से संसाधनों की कमी नहीं थी। तो करीब 200-300 लोग थे और कोई साउंड की अरेंजमेंट नहीं था। मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास वो रखा हुआ था, मैं निकाल कर लेके आया और बीच कार्यक्रम में से उसका यूज किया। तो कांति दादा ने उस दिन उसको कहा कि आज से आपका ये आदिवासी परिवार की जागीर होगी, इसको आप आज वापस नहीं ले जा सकते। तो मैंने वो आदिवासी परिवार में संघर्ष का दौर देखा है और संघर्ष के दौर का साथी रहा। तो साथियों ये मतलब केवल राजनीतिक बात ही नहीं, सामाजिक बात ही नहीं, एक साथी जो 2 साल से जिसका जन्म है नाता है, पूरे प्रदेश भर में सामाजिक मूवमेंटों से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी प्रदेश की लड़ाई में शुरुआती दौर से है, जो जब से दोबारा से कारवा बनाया और चलाया उसमें साथ रहे हैं। और फिर कुछ लोग जब ऐसी बातें कहते हैं कि बाहर से है, तो ये मतलब उस शुरुआती संघर्ष को एक धक्का होता है। मैं एक बात और मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूँगा, सर बहुत कम लोग जानते हैं, मैं इस बात को लेकर, लेकिन और ज़्यादा आप इस कमरे का महत्व क्या है?
बहुत कम लोगों ने बहुत ज़्यादा का वो संघर्ष देखा है जो आदिवासी परिवार के आज की पीढ़ी में किसी ने नहीं देखा। जब उनको सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनको अपनी नौकरी से बर्खास्त किया गया, वो दौर शायद वो एकमात्र दौर था जब हम बहुत ज़्यादा के सबसे नज़दीकी साथी थे और गिने चुने साथी उस समय बहुत ज़्यादा की उस परिस्थिति के बारे में जानते हैं। और वो बुरा वक्त हमने साथ में बैठ कर निकाला है। वो रातें, मैंने जो कहा ना, वो रातें हमने साथ में निकाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सरकारी प्रताड़ना की वजह से वो अपने परिवार से दूर थे। तो उन रातों का हमारा साथ है। दिन के उजाले में हम नजर आए हो नहीं नजर आए हो, लेकिन दुख की रातों में, काले सायों में हम हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन बहुत पुराना नाता है हमारा। पवन जी की भी एक मतलब विशेष बात जो मैंने नोट की, आप कहीं से भी हो, आपको जानते हो नहीं जानते हो, मैं आप उनको फोन करो, भाई आओ मिलने में, वहाँ मिलता हूँ, खुल के बात करते हैं। तो मुझे लगता है आपका तो बहुत लंबा साथ है। भंवर दादा ने आदिवासी परिवार की स्थापना में जो बहुत विचार जो सब साथियों के एक साथ जोड़े, संकलन किया, मैं कह सकता हूँ पूर्वजों के विचार उन्होंने जोड़े। तो ये बात जो हमारा मूल तत्व है, ट्राइबल्स का जो मूल तत्व है ना, जो आजकल आप ये कहते हो ना कि वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम जो आप बात कहते हो, ये ट्राइबल्स का मूल विचार है। हम प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, हम जानवरों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। तो बहुत कुछ चुराया है, हमारे जो कुछ चुराया गया है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल संस्कृति से चुराया गया है, श्रवण संस्कृति से। और ट्राइबल संस्कृति का अपने आप में बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। डॉक्टर साहब, ये बात ही आगे एक सवाल और ले लेता हूँ। अभी राजस्थान सरकार ने ट्रांसफर्स का जो एक पॉलिसी निकाली है, उसमें उन्होंने जो वर्गवार बातें की है, उसमें कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जबकि आप देखो राजस्थान में कहीं नक्सलाइट जो है नहीं, नक्सलिज्म नहीं है, लेकिन उन्होंने उसमें डाला है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? ये ट्राइबल्स को मतलब एक प्रकार से प्रताड़ित करने के लिए किया है, क्या है? देखिए, ये बहुत क्लियर सा वर्ड है। जब आप अपने हक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग आपको ऐसे शब्दों से नवाजेंगे ताकि आम जन के आपके प्रति एक दुष्प्रचार हो और लोगों में गलत भावना पैदा हो सके, और वो उसकी ढाल बनाकर उन लोगों को खत्म कर सके जो सत्ता से सवाल करते हैं या अपने हकों की बात। नक्सल शब्द राजस्थान में कहाँ से आया? नक्सल शब्द का अर्थ क्या है? क्या हक की बात करना नक्सल हो गया? अगर आदिवासी ने हक की बात की तो नक्सल हो गया, अगर किसी मुस्लिम ने अगर कोई हक की बात की तो पाकिस्तानी हो गया, और किसी किसान ने बात की तो खालिस्तानी हो गया। तो मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ राष्ट्रभक्त गिने चुने वो 4 लोग हैं जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं, क्या वही 4 लोग राष्ट्रभक्त हैं? ये राष्ट्रभक्ति मुझे भी शायद आपको एक और वाक्य, मैंने मगर क्षेत्र में बीच में हमने एक जन आंदोलन किया था रोडवेज को लेकर, 6 दिन तक भूख हड़ताल की थी, आमरण से। मैं वहीं आया था। उस दौरान कुछ मुस्लिम भाइयों ने हमारे उस मूवमेंट को समर्थन किया। तो वहां जो आरएसएस के लोग थे उन्होंने घोषित किया कि ये तो राष्ट्र विरोधी हैं। तो मैं एक बात कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मेरे पिता एयरफोर्स में उन्होंने देश की सेवा की है। मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, एक शहीद का भाई हूँ। शायद लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरे परिवार से शहीद है, मेरे सगे चचेरे और मेरे सगे मौसम बेटे भारत की सेवा करते हुए 2003 में शहीद हो गए। तो मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, एक शहीद का भाई हूँ, और 3 बार डिफेंस एग्जाम का एस्पिरेंट रह चुका हूँ। और आपको भरोसा नहीं होगा, 20 जुलाई को मैं फिर एक बार ट्राई करूँगा। तो मैं सैनिक परिवार से, हमने खून दिया इस देश को, पसीना दिया है, और आप उनको राष्ट्रद्रोही सर्टिफिकेट दे रहे हो। तो ऐसे लोगों का कोई वो नहीं है कि जो जब भी सत्ता से सवाल किए जाएंगे वो इस तरह आपको कहीं ना कहीं गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल आपके सामने लेते हैं, टीएसपी को लेकर आपका जो मूवमेंट है अभी क्या मतलब और आगे उसमें कुछ? देखिए, मैं साफ कहता हूँ कि मैं 2-3 बातें जो आपकी सारी बातों का मैं यहाँ पे, आपने बहुत सही बात कही है, मैं इसका निचोड़ अगर कहूँ, कुंभलगढ़ का मेरा राजनीतिक मूवमेंट क्या है। सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि डॉक्टर रामना भीलों का हक खाने के लिए यहाँ, तो मैं सुरेंद्र सिंह जी को मैं कहता हूँ कि अगर आपको मैं डॉक्टर आदमी, बीमारी है तो दवाई जरूर बताऊँ। तो मैं सुरेंद्र सिंह जी को लग रहा है कि डॉक्टर रामीणा बीमारी है उनके लिए, तो उसकी दवाई बता रहा है डॉक्टर रामीणा खुद की। डॉक्टर रामीणा को कुंभलगढ़ से दूर कैसे किया? 2 तरीके हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी तो ये है कि चलिए डॉक्टर रामीणा है, तो एक तरीका ये है कि 30 साल आपने भाजपा में राज किया है, कुंभलगढ़ के राजा रहे, और वैसे भी रिटायरमेंट की उम्र होगी, तो टेम्परेरी ये हो सकता है कि आप अपनी पार्टी से
अगली बार किसी कुंभलगढ़ के जन्मे जाए भील को टिकट दे भाजपा से। और ये डॉक्टर राम मीणा आज इस कैमरे के सामने आपके चैनल के माध्यम से और कई मंचों से भी मैंने कहा है, और जरूरत लगे सुरेंद्र सिंह जी कहे तो मैं बाकायदा 500 रुपए के स्टाम्प पे नोटरी एफिडेविट करवा के उनको दे सकता हूँ कि आप भाजपा से किसी जन्म जाए भील को टिकट दें, डॉक्टर राम मीणा उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। भीलों की जनसंख्या कुंभलगढ़ में, राजसमंद जिले में भीलों की जनसंख्या बहुत बड़ी होने के बावजूद आज तक राजसमंद जिले में विधायक स्तर पर कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला भीलों। और मैं कह रहा हूं कि आप अपनी पार्टी से एक बार प्रतिनिधित्व देने का मौका तो दीजिए। अगर आप देते हैं तो डॉक्टर राम मीणा अस्थायी तौर पर उसके सामने, भाई के सामने, भील भाई के सामने चुनाव नहीं लड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी 4 साल आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। अभी इस पंचायती राज चुनाव में भी उन्होंने कहा कि नीचे से कड़ी है, वार्ड बल से लेकर प्रधानमंत्री तक एक विचारधारा है। लोगों ने आपकी बात भी मानी और अब आपके पास सभी स्तर पर, पंचायत, जिला, स्टेट और केंद्र, सब जगह आपकी सरकार है। तो डॉक्टर राम मीणा को अगर आप कुंभलगढ़ की राजनीति से स्थायी तौर पर दूर करना चाहते हैं तो पूरे कुंभलगढ़ क्षेत्र को, मैं तो केवल कुंभलगढ़ की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कुंभलगढ़, खमनोर, देलवाड़ा, नाथद्वारा, राजसमंद, चारभुजा का जो हिस्सा है जहां हमारा आदिवासी बहुल 50% से ज्यादा है, उस पूरे क्षेत्र को आप शेड्यूल एरिया में शामिल करवा दीजिए, टीएसपी में शामिल करवा दीजिए। डॉक्टर राम मीणा स्थायी तौर पर कुंभलगढ़ की राजनीति से इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अगर उन्होंने करवा दिया तो डॉक्टर साहब मैं कुंभलगढ़ की राजनीति से संन्यास इस बात को एफिडेविट नोटरी करके दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा मूवमेंट राजनीतिक कभी नहीं रहा है। मेरा मूवमेंट सामाजिक, मैंने पहले कहा कि मैं सामाजिक मूवमेंट का हिस्सा हूँ। राजनीतिक तौर पे मैं फिर नई जगह तलाश सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे समाज का, मेरे तबके का, और अगर शेड्यूल एरिया कुंभलगढ़ शेड्यूल एरिया में शामिल होता है, टीएसपी घोषित किया जाता है, तो क्या केवल भीलों को फायदा होगा? अन्य वर्गों को फायदा होगा। आज आजादी के 75 साल आप भीलों का आरक्षण खा लेना ये तो कहते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि आपके राज में कुंभलगढ़ से आज तक कितने आरएस किसी अन्य वर्ग से निकले, कितने आईपीएस बने, कितने आईएएस बने? क्योंकि आपने उस क्षेत्र में शिक्षा में काम ही नहीं किया। भीलों को छोड़िए, सामान्य वर्ग का एक भी आईएएस तो बताइए, एक तो आईपीएस बताइए, 2-4 आरपीएस आरएस बताइए, लेकिन शिक्षा पर काम ही नहीं किया तो कहां से होगा? तो मैं इस बात को कि अगर मेरे राजनीति से दूर होने की वजह से अगर उस पूरे इलाके को शेड्यूल एरिया में शामिल किया जाता है तो मैं अपने आप को राजनीति से दूर रखना ज्यादा, क्योंकि जो मेरा राजनीतिक ध्येय है अगर वो राजनीति से दूर रहने मात्र से पूरा हो रहा है तो मेरा तो उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं राजनीति से आराम से संन्यास ले सकता हूँ और मैं इस चीज के लिए लिखित में भी देने को तैयार हूँ, लेकिन आप कीजिए तो सही, तब मैं वास्तव में मानूं कि आप भी लिखिए। साथियों, ये थे डॉक्टर राम मीणा जो अपने सामाजिक संघर्ष के बदले अपने ना केवल अभी बहुत सी बातें जो हुई उसमें एक बात और निकल के आई डॉक्टर साहब आपकी कि आपको ना वो जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं वो आपको SC ST OBC के ही वर्गों की राजनीति तक या वहाँ तक सीमित करना चाहते हैं, जबकि आपने अभी बात बहुत अच्छी बात की कि वहाँ का जो जनरल वर्ग है वो भी पीड़ित है उन दो परिवारों से और कांग्रेस भाजपा की आपसी पॉलिटिक्स से। देखिए, मैं ये लोगों की समझ है कि मेरे साथ अगर भारत आदिवासी पार्टी का बना लगता है तो मुझे भी लोग पर जोड़ दिया जाता है, जब बहुजन की बात करता हूँ तो SC ST OBC तक जोड़ दिया जाता है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि मेरा स्कूल समय का सबसे अच्छा मित्र राजपूत है, मेरा कॉलेज समय का सबसे अच्छा मित्र ब्राह्मण है, और आज भी हम एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर राम मीणा कभी जाति की राजनीति करता ही नहीं। ये लोगों का एक भ्रम है। मेरी लड़ाई शुरू से शोषक बनाम शोषण में, शोषण करने वाले के खिलाफ मैं खड़ा रहा हूं, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, और शोषण जिसका हुआ है उसका मैं साथी हूं, फिर वो चाहे किसी भी वर्ग का हो। आज सुबह ही मुझे एक राजपूत भाई का फोन आता है कि उसी के समाज के लोग, उसने अपने पूरे जीवन की कमाई से कोई छोटा सा मंदिर बनवाया जो सार्वजनिक जगह जहाँ पहले से मंदिर है, और वहां उस मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं करने दे रहे हैं उसी के समाज के लोग, जबकि उनकी सबकी सलाह से वो मंदिर बनाया गया, और अब क्योंकि उसका पूरा पैसा उन्होंने उसमें लगवा दिया है, अब उसकी प्रतिष्ठा नहीं करने देना चाहते। उस राजपूत भाई ने मेरे से मदद मांगी, मैंने उसको पूरी मदद का आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जबकि मैं मंदिर की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, धर्म की राजनीति से मैं दूर, मैं शोषण और शोषक अधिकार कानून है। तो अब आप सोच सकते हैं मैं सभी वर्गों की बात करता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है, मुझे इसलिए ज्यादा तौर पे अब किसी दलित को अगर घोड़ी से उतारा जाए, वहां डॉक्टर राम मीणा खड़ा है,
तो उसको एक कर दिया जाए कि दलित नेता है। किसी आदिवासी के साथ अगर शोषण होता है तो ये कॉमन सी बात है कि ज्यादा शोषण इन्हीं वर्गों के साथ होता है, जहाँ दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो या ओबीसी हो, उनका शोषण होता है और मैं इनकी लड़ाई करता हूँ। तो मेरे को इस वर्ग से ज्यादा जोर दिया जाता है। बाकी जिनका शोषण हुआ मैं सबके साथ लगा रहा हूँ, इसमें कोई जगह नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक अंतिम कोई मैसेज आपका अगर कोई सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए हो? यूथ के लिए देखिए, मैं दो तरह की बात करता हूँ। वर्तमान समय में मैं कह सकता हूँ कि अब हमें एक ऐसा समय है, यूथ जो अभी एजुकेशन से जुड़ा है, और जब क्योंकि मैं खुद एक व्यवसायी भी हूँ, तो मैं एक चीज़ जरूर यूथ को कहना चाहूँगा कि आप अपनी नॉर्मल एजुकेशन जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ किसी न किसी एक हुनर को जरूर सीखिए, क्योंकि आने वाला समय साधारण शिक्षा का नहीं होकर हुनर आधारित शिक्षा का रहने वाला है। और जब इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ बूस्ट हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन रहा है, तो आप अगर सर्वाइव कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हुनर के आधार पर ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो मेरा युवाओं को विशेष तौर पर ये कहना है कि आप अपनी शिक्षा के साथ साथ एक स्किल जरूर लीजिए लाइफ में। एक स्किल अगर आपकी होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे आने वाले समय में। और दूसरी बात, मैं जरूर ये हमेशा कहता हूँ कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, ताकि राजनीति में जो गंदगी भरी पड़ी है उसको साफ किया जा सके। और राजनीति मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि गंदे लोग और धनबल और बाहुबल के दम पर राजनीति में टिके हुए हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि इनको दूर नहीं किया जा सकता। हमने कुंभलगढ़ में प्रयास किया, बहुत जल्दी सफाया भी करेंगे। तो मेरा तो युवाओं को दो ही बात कहना है कि हुनर होना चाहिए जीवन में, और अगर संभव है तो राजनीति का कदम बढ़ाइए, चाहे छोटा सा स्टेप से, लेकिन राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत बहुत आभार, आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।